अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर। उसकी सेकंड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें जिन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है या जिन बातों का, जिन डेफिनेशंस का हमें पता होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें मैंने क्लास 9th चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 2 के अंदर सबको कवर किया है और वो वीडियो मौजूद है। आप पहले उस लेक्चर को सुने ताकि जो चीज़ें 1.2 एक्सरसाइज के अंदर हमसे पूछी गई हैं, जिससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पता हों। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड द नल मैट्रिसेस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैट्रिसेस कौन से हैं? सबसे पहले तो ज़रूरत है आपको कि आपको पता हो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस और ये कैसे इनको कैसा दिखते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। वो सब कुछ आपको लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगा। सबसे पहले यूनिट मैट्रिसेस, यूनिट कह लें या आइडेंटिटी कह लें, एक ही बात है। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें मेन डायगनल के अंदर जो एंट्रीज़ होती हैं वो 1 होती हैं और बाकी तमाम एंट्रीज़ 0 होती हैं। रो मैट्रिक्स सिंपल, एक रो होती है मौजूद। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम होता है। नल मैट्रिक्स इसकी सारी एंट्रीज़ 0 होती हैं। अब हमारा जो मैट्रिक्स ए है, इसकी सारी एंट्रीज़ 0 हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए इज़ अ नल मैट्रिक्स। बी, जस्ट अ रो इन द फॉर्म ऑफ अ रो। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स है। ये देखें जी, मेन डायगोनल की एंट्रीज़ हैं 1 1 1, बाकी 0। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ई, सिंगल एंट्री मौजूद है लेकिन 0 है, इसलिए ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है। एफ, कॉलम, एक कॉलम, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। कोई मुश्किल तो नहीं थी आपको? ओके, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। सिंपल, फिर से ज़रूरत है हमें इन तमाम की डेफिनेशंस की, ये किस तरह के दिखते हैं और जो भी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको मिलेगी लेक्चर नंबर 2 के अंदर। पहले उसको सुन लीजिएगा, फिर इस एक्सरसाइज की तरफ आइएगा। आपको सब कुछ सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। ओके जी, हमारा सबसे जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं ये क्या है। पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे शॉर्ट में वैसे मैंने बताया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं होते हैं। रो मैट्रिक्स ओनली अ रो, कॉलम मैट्रिक्स ओनली अ कॉलम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ा, जिसके मेन डायगोनल की एंटिटीज़ 1 होती हैं, बाकी सब 0 होते हैं। और नल मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स ऑल एंटिटीज़ इक्वल्स टू 0। ये मैट्रिक्स क्या है हम देखते हैं जी। इसमें है 2 रोज़ 1 2 3 कॉलम्स। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर नहीं है। ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई करती है? नंबर ऑफ़ रोज़ आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड, जस्ट अ कॉलम, सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। इधर क्या है? ये हैं जी नंबर ऑफ़ रोज़ 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2। नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये कंडीशन किस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है? स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर होते हैं, सो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है जी? मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं 1 1, बाकी सारी 0 हैं। किस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, सो इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, 1 2 3 रोज़ 1 2 2 कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज़ आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, सेटिस्फाई करता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को। नेक्स्ट हमारा है जी क्वेश्चन 1 रो
जस्ट अ रो, ये रो मैट्रिक्स हो गया हमारा, एक रो है इसकी सिर्फ। अ, अगर वैसे देखा जाएगा, हम दूसरे अंदाज से भी इसको देखें तो 1 रो 1 2 3 कॉलम्स, ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। रो मैट्रिक्स तो है, एक सिंगल रो पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये हमारा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इसी तरह अगर हम इसे यहाँ पर भी देखें, ये कॉलम एक सिंगल कॉलम को शो कर रहा है, लेकिन 1 2 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है। ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहला सकता है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहला सकता है। इसी तरह से ये रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, कॉलम को शो कर रहा है, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या है जी, 1 2 3 rows, 1 2 3 columns. Number of rows and number of columns are equal, सेटिस्फाई करता है स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को। सो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो, नल मैट्रिक्स। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके जी, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर एंड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन की एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशंस की। लेक्चर नंबर 2 में ये सब डिस्कस हुआ है। यहाँ पे आपको सिर्फ याद दहानी के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो होती हैं, बाकी तमाम ज़ीरो होती हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो तो हों लेकिन सिमिलर हों, एक जैसी हों, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इसके मेन डायगोनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो होती हैं लेकिन वन हो इक्वल्स टू वन होती हैं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम देखते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ये है हमारा मेन डायगोनल। मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं नॉन ज़ीरो, ओके, डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन अभी मज़ीद उसकी क्या कैटेगरी बनती है? क्या ये दोनों अलग अलग हैं? नहीं। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स होता। ये 1 1 है, नहीं, ये डिफरेंट है और नॉट इक्वल्स टू 1 है लेकिन सिमिलर है। जब मेन डायगोनल की एंट्रीज सिमिलर हो जाती हैं फिर ये बन जाता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। बी 2 and -1, मेन डायगोनल में एंट्रीज मौजूद हैं, डिफरेंट एंट्रीज हैं, एक जैसी नहीं है। इसका मतलब है ये क्या हुआ हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। मेन डायगोनल की एंट्रीज क्या हैं? 1 1 1, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डी, मेन डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो मौजूद हैं और 3 और 0 हैं। इसका मतलब है कि सेम नहीं है, इसका मतलब स्केलर नहीं है, 1 1 भी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, इट मीन्स इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। ई को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आ गया जी हमारे पास 2 0 0 एंड 2। मेन डायगोनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो है लेकिन सिमिलर है। जब सिमिलर हो जाती हैं तो हमारा क्या बन जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस बात का नहीं भी पता, आप जाइए लेक्चर नंबर 2 पर और इन डेफिनेशंस को याद कीजिए, अपने इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। डायगोनल क्या होता है, स्केलर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, जब तक आपको नहीं पता होगा आप कभी भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी, सी एंड डी एन ई ए। जबकि मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मैट्रिक्स होता क्या है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे हासिल होता है? जो भी आपको मैट्रिक्स दिया गया हो उसकी हर एंट्री को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कहलाता है नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। या अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कि आप जो भी एंट्रीज़ हैं उनके साइंस को उलट दीजिए तो एक ही बात है। अब हम करेंगे क्या? हमारे पास मैट्रिक्स है जी ए, हमें इसका फाइंड करना है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ए का नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा? माइनस ए। या तो आप
ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लें कि आपने हर एक एंट्री को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, या आप ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लें कि आपने हर एक के साइन को उलट देना है। यहाँ पे +1 मौजूद है, आप लिख दें -1, ज़ीरो के साथ कोई साइन चेंज नहीं होता। ये -1 है तो आप लिख देंगे +1, सिंपल। ये है जी ए का नेगेटिव मैट्रिक्स। इसी तरह से बी का नेगेटिव मैट्रिक्स, इसको शो करेंगे -b से। साइंस को उलट दें, 3 है तो -3, -1 है तो +1, 2 है तो -2 और 1 है तो -1, सिंपल। बात समझ में आ गई है। सी, डी और ई को आप खुद करें। मैथ्स का मतलब है प्रैक्टिस 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 एंड जस्ट प्रैक्टिस। मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगी, आप क्या करेंगे? जब तक आप खुद मैथ के क्वेश्चंस में, जब तक आप खुद अपने हाथ से उसको सॉल्व नहीं करते, आपको कुछ समझ नहीं आता। मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स देने हैं, मैंने आपको रट्टा नहीं देना। ये मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है, यही मेरे चैनल को बनाने का मकसद है। गेट कॉन्सेप्ट्स देन मार्क्स। पहले आप कॉन्सेप्ट्स ले लो, मार्क्स आपको चीज़ पीछे पीछे आएंगे, आपको फॉलो करते हुए आएंगे। अगर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दूंगी ना, तो ये तो आपके लिए बनी बनाई सी चीज़ है, आपने खुद तो कुछ भी नहीं करना। जहाँ आपकी गलती होने लगी कि आप फ़ौरन देखेंगे कैसे किया था कैसे था, नहीं, खुद सॉल्व करें। मैंने आपको मेन चीज़ बता दी, आपने क्या करना है, आपको सॉल्व करके भी बता दिया। 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, बाकी आप खुद करें। अब आप खुद प्रैक्टिस करें, आप कैसे निकालेंगे सी, डी और ई के माइनस नेगेटिव मैट्रिसेस, और फिर जाके अपने आंसर्स को चेक करें। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। मैंने आपको रट्टे की तरफ नहीं लेके जाना, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। मेरे पढ़ाने का अंदाज़ यही है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी, और उससे उस जैसे सिमिलर क्वेश्चंस को आपको खुद सॉल्व करना होगा। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट करें, आप मुझसे कांटेक्ट करें कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है या ये इशू है, वो हम उसको डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है और वो वहीं छोड़ दी जाएगी। आप कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर, जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम है आप कमेंट में उसको डिस्कस करें, और मैं उसको सॉल्व भी करूँगी। टेंशन नहीं लेनी कि कुछ अधूरा रह जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सबसे पहली बात, ट्रांसपोज होता क्या है? मेन चीज़ है ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। पहले ट्रांसपोज क्या होता है जी, हम अपनी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं, या रोज़, आसान अल्फाज यही है कि रोज़ को कॉलम बना दिया जाता है, ये कहलाता है ट्रांसपोज। अब इसको मुझे आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बताना पड़ेगा, और फिर वही 1 या 2 मैं करूँगी, बाकी आप खुद करेंगे। ओके जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हमें फाइंड करने हैं जी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना। ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, और इसको आप गौर से देखें तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। हमने रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना होता है। अब जब हमारे पास मौजूद ही एक कॉलम मैट्रिक्स है, हमने सिंपल इसको रो में चेंज कर देना। तो मैं कैसे लिखूँगी? सबसे पहले मैं लिखूँगी ए का ट्रांसपोज इक्वल्स, ये कॉलम की फॉर्म में, मैं इसे रो की फॉर्म में ले जाऊँगी। मैं इसे लिखूँगी 0 1 -2 -2। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने सिंपल कॉलम को रो में चेंज कर दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है जी, मैट्रिक्स दिया हुआ है बी को अगर आप गौर से देखें तो बी एक रो मैट्रिक्स है, इसमें एक सिंगल रो है। तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। लिखेंगे कैसे? बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा? रो है, कॉलम में चेंज कर देंगे, हम लिखेंगे 5 1 -6। कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अब हमारे पास मैट्रिक्स है जी एफ़, और उसका हमने लेना है ट्रांसपोज। सबसे पहले तो ये कि हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे एफ़ का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? रोज़ को कॉलम में चेंज करना है, कैसे करेंगे? ये है रो, ये है कॉलम्स, ये है रो को कॉलम में लिखना है। यहाँ पे तरीका करने का क्या है, फिंगर रखी, ये सिंगल रो है, रो की फॉर्म में इसको कॉलम में लिख दो 1 2। ओके, नेक्स्ट रो है कॉलम की फॉर्म में 3 4, ये लें जी, आपकी
रोज़ जो हैं वो कॉलम में इंटरचेंज हो चुकी हैं और आपका ट्रांसपोज आ चुका है। मैंने ये 3 क्वेश्चंस क्यों किए? क्योंकि ए बी डिफरेंट थे और एफ़ डिफरेंट था, लेकिन बाकी वाले जो क्वेश्चन हैं वहाँ पे सेम 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मौजूद है और वो एफ़ की तरह ही सॉल्व होगा। सो ये आपको ख़ुद सॉल्व करने पड़ेंगे, जो कि है जी सी डी एंड ई। वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। आंसर निकालें, जाके पीछे चेक कीजिए, आंसर्स आपके ठीक आ जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक आएंगे। आपको पता है कि ट्रांसपोज कैसे निकलेगा। सिंपल, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज करते जाइए, आपका ट्रांसपोज निकल आएगा। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि वेरिफिकेशन है या आप जिसे प्रूफ भी बोलते हैं। चलें जी, इसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी, आ गया है जी क्वेश्चन नंबर 6। 2 मैट्रिसेस दिए हुए, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स के बारे में पहले कहते हैं जी कि ए के ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ लें आप तो वो मैट्रिक्स ए आना चाहिए। और दूसरी चीज़ है बी के ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ ले लें आप तो मैट्रिक्स बी ओरिजिनल मैट्रिक्स हासिल होना चाहिए। ओके, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट, दैट इज़ वो कहता है कि ए के ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ बराबर होना चाहिए ए के। हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 0 एंड 1। अब मैं अगर ए का ट्रांसपोज़ लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? ए का ट्रांसपोज़ बराबर आ जाएगा, रोज़ को कॉलम की फॉर्म में लिखना है। ये है रो, मैं लिखूंगी 1 2 0 1। ओके हो गया, ये ट्रांसपोज़ हो गया। उसने कहा इसका मज़ीद ट्रांसपोज़ लेना है, सेकंड ट्रांसपोज़ का भी ट्रांसपोज़ लेना है। फिर क्या होगा? ए के ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ कैसे लिखा जाएगा? ये है ए का ट्रांसपोज़, इसका ट्रांसपोज़ लेना है। हम ये वाला अब लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये है रो, हम इसको लिखेंगे कॉलम की फॉर्म में। ये है रो, हम इसको लिखेंगे कॉलम की फॉर्म में। अब आप ये देखिए कि क्या ये वापस वही मैट्रिक्स नहीं आ गया जो एक्चुअली हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था। सो ये ए मैट्रिक्स वापस आ गया। हमने प्रूफ कर दिया कि ए के ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ बराबर होता है ए के। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने करना है जी बी के ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ बराबर होता है बी के। ओके जी, आ गया हमारा मैट्रिक्स बी। बी का हमें लेना है ट्रांसपोज़। कैसे करेंगे? हाथ रखें यहाँ पे, ये है रो, कॉलम की फॉर्म में लिखा, ये है रो, कॉलम की फॉर्म में लिखा। ठीक है। अब कहा है जी बी के ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़। ये है बी का ट्रांसपोज़, इसका ट्रांसपोज़ लेंगे हम। कैसे लिखेंगे? अब इस मैट्रिक्स पे काम करना है हमें। ये है हमारी रो, इसको हमने लिखना है कॉलम की फॉर्म में। ये है रो, हमने लिखना है कॉलम की फॉर्म में। क्या ये वही मैट्रिक्स नहीं आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था? तो हम कह सकते हैं कि बी के ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ बराबर है बी के। हेंस प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम? आई होप कि नहीं होगी इंशाल्लाह। आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए ख़ुद कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ओके, जब आपके कॉन्सेप्ट्स एक दफ़ा क्लियर हो गए, आपको दुनिया में कहीं से भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपकी सोच, आपका नॉलेज सिर्फ किताब की हद तक महदूद नहीं होना चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए। कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, आप उसका जवाब दे सकें। अगर आप सिर्फ इस बुक की हद तक रहेंगे तो इस बुक जोगे ही रहेंगे, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। कहीं पर कोई क्वेश्चन थोड़ी सी ऊंच नीच करके थोड़ा सा चेंज करके आ गया तो आपसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद करने की आदत नहीं होगी। लिहाजा ख़ुद प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ नाम ही प्रैक्टिस का है। मैथ्स को आप रट्टा नहीं लगा सकते, ये बात तो अंडरस्टूड है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपको बात नहीं समझ आई है या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको जो प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह ताला मैं उसको ज़रूर डिस्कस करूँगी आपके साथ और आपके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगी इंशाल्लाह।